नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका द एन शो में। और ये इस वीकली शो में हम लोग बातचीत करते हैं कि यहाँ से आगे जाते हुए क्या तस्वीर दिखेगी। जो कि साल की शुरुआत का पहला शो है सुनील सर के साथ। तो हम लोग उस पे देखेंगे कि इस साल के लिए कौन से सेक्टर्स, कौन सी थीम्स हमारे लिए बेहतर हो सकती है इन्वेस्टमेंट के लिए। और बैकड्रॉप पीछे से आएगा कि यदि 2025 में क्या हुआ उसको लेते हुए फिर 2026 में क्या हो सकता है और आपको किस तरह इन्वेस्टमेंट की अपनी स्ट्रेटजी बनानी चाहिए। तो सेक्टर्स कौन से होंगे, स्टॉक स्पेसिफिक हम लोग बात नहीं करते, लेकिन सेक्टर से आपको अंदाजा मोटा मोटा लग जाता है कि आपको कहाँ निवेश करना चाहिए। तो इसी पर आज हमारी बातचीत होने वाली है सुनील सर के साथ। और कई सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं हमारे दिमाग में, लेकिन सिर्फ दो सवाल आज हम पूछेंगे। पहला सवाल यह है कि मार्केट कैसा दिख रहा है 2026 में, किस तरह की तस्वीर बन रही है, और उस तस्वीर के अंदर अगर आपको कलर पेंट करना है तो वो सेक्टर्स कौन से होंगे। सिर्फ इन दो पर हम लोग बातचीत करेंगे। सुनील सर हमारे साथ जुड़ गए। सर बहुत बहुत स्वागत है हमारा। और नमस्कार। जिस तरह से 2025 बीता तो उसमें ठीक है, नरम गरम सब होता रहा। और आपके या इस शो के जो फॉलोअर्स हैं उन्होंने तो थोड़ी बहुत कमाई की होगी, क्योंकि दो टॉप सेक्टर्स आपने लास्ट ईयर आइडेंटिफाई करे थे, वो उसमें उसका क्रेडिट कोई और ले नहीं सकता। लेकिन अब 2026 में मन तो रोज का था, 26 शुरू हुआ है, नया नया आया है। तो हम लोग क्या करें इसमें और किस तरह से अपनी स्ट्रेटजी बनाएं सर। बिल्कुल। तो पहले देख लेते हैं कि एक मैक्रो बैकड्रॉप कैसा मैं देख रहा हूं इस साल का। तो ये मेरी जो 2020 की प्लेबुक आप कह सकते हैं उसकी समरी है। इसको थोड़ा एक्सपेंड नहीं तो मैं पढ़ लेता हूँ। मुझे पढ़ने में थोड़ी दिक्कत हो रही है, शायद लोगों को भी नहीं हो, तो मैं रीड कर लेता हूँ। जी तो फर्स्ट इज मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि एक ब्रॉड बेस्ड मार्केट का रिकवरी होगा इस साल। तो फंडामेंटल वो एक फर्स्ट ब्लॉक में जो है वही लिखा है। सेकंड में एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि मिड एंड स्मॉल कैप्स बाय द एंड ऑफ द ईयर लीडरशिप में आ जाएंगे। तो ये सेकंड है। इसकी बेसिस क्या है? मैं थर्ड जो ब्लॉक है उसमें लिखा है कि कंजम्पशन विल ड्राइव मोमेंटम। इसका नेचुरल द रीजन है द जीएसटी कट व्हिच हैपेंड ड्यूरिंग लास्ट ईयर। उसके कारण कंजम्पशन इस साल का मोमेंटम को ड्राइव करेगा। उसके अंदर मुझे रियल एस्टेट एक सरप्राइज विनर इस साल दिख रहा है। उसके डिटेल में मैं बाद में बात करता हूं, मगर मुझे एक स्पेशली खास करके क्योंकि वो लास्ट ईयर वर्स्ट परफॉर्मिंग भी सेक्टर था, तो क्लियरली मुझे एक डार्क हॉर्स विनर रियल एस्टेट दिख रहा है। सेकेंड चीज जो मैं एंटिसिपेट कर रहा हूं वो भी कंजम्पशन का फॉलो थ्रू है कि कैपेक्स की रिवाइवल H2 में मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूं, क्योंकि ये कंजम्पशन के रिवाइवल से कैपेसिटी यूटिलाइजेशन की बढ़त होगी। तो उसके बाद ही कॉर्पोरेट्स सोचेंगे कि कैसा लग रहा है, और एक 80% का लेवल अगर इस साल पार कर देगी, वो मेरी उम्मीद है, तो वो कैपेक्स का स्टोरी सेकेंड हाफ में रिवाइव हो जाएगा। और फाइनली मुझे इस साल भी दो लास्ट ईयर का बेस्ट परफॉर्मर था फिनेंशियल्स ही, मुझे कोर एंकर सेक्टर इस साल दिख रहा है। तो ये है समरी। डिटेल में जाते हैं। ये एक मैक्रो लेवल पे मेरा एक थॉट प्रोसेस समरी है, और उसके पहले शायद हम पिछले साल पे 2 मिनट देख लेते हैं। और मैक्रो में भी मैंने कुछ लिखा है, तो शायद पढ़ लीजिए इसमें कि वही मैं जो स्थिति मैंने कहा उसी को लगा रहा हूं कि फर्स्ट लाइन में एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि मैं री इन्फ्लेशन 4 से 5% का, ये आरबीआई का रेट कट का और सबका मैं वो सक्सेस एंटिसिपेट कर रहा हूं। ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि कॉर्पोरेट अर्निंग्स के लिए नॉमिनल जीडीपी इंपॉर्टेंट होती है, राइट? करेक्ट। ये मेरा एक बेसिक असम्पशन है कि रिकवरी मोड माने लो इन्फ्लेशन नहीं, डिसेंट मॉडरेट इन्फ्लेशन में वापसी, राइट? तो उसके कारण रूरल डिमांड में भी आपको पॉजिटिव दिखेगा। फूड प्राइसेस बहुत कम घट गए, तो रूरल के लिए अच्छा नहीं है। तो एक फूड प्राइसेस में भी मैं देखते हूँ रिकवरी इन्फ्लेशन को बढ़ाते हुए, तो रूरल डिमांड भी बढ़ेगी। और प्राइवेट सेक्टर कैपेक्स के ऑलरेडी मैंने बात करी है। तो गवर्नमेंट का कैपेक्स इस साल टिपिकल रोड, रेलवेज, पावर और अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर पे रहेगा, बट प्रोबेबली बजट में ईयर ऑन ईयर फ्लैट रहेगा आपको कैपेक्स, यानी 10-11 लाख करोड़ के करीब। तो लोग उससे नाराज हो जाएंगे कि कैपेक्स बढ़ नहीं रहा है। नहीं नहीं, 10-11 लोग काफी है। तो 10-11 लाख करोड़ से 14-15 बनाने में कुछ ज्यादा गवर्नमेंट की फाइनेंसेस पे स्ट्रेन होगा, मगर उसका बेनिफिट नहीं है। उसके अलावा प्राइवेट कैपेक्स को ही बढ़कर इस साल में कंधा सपोर्ट करना है कैपेक्स साइकिल को। तो प्राइवेट कैपेक्स साइकिल मैं देख रहा हूं कि क्रेडिबली मोमेंटम बढ़ा सकता है। और
क्योंकि मैक्रोस इंप्रूव हो रहे हैं देश के, तो पॉलिसी इंसेंटिव्स भी है और प्राइवेट एंड हाउस होल्ड इन्वेस्टमेंट का रिवाइवल दिख रहा है। ऑलरेडी आपने देखा कि कुछ डेटा आया था जो उसको फेवर में है। और ऑफ कोर्स लोअर रेट्स इनकम टैक्स के भी, फिर जीएसटी और पर्सनल और रूरल रिकवरी, ये सब गुड खरीद सीजन के ऊपर भी एक डिपेंडेंसी है। सो अफोर्डेबिलिटी, हायरिंग, शिफ्टिंग फ्रॉम फोकस टू साइक्लिकल्स लाइक ऑटोज एंड कंज्यूमर डिक्शनरी इस साल की एक खास मैं स्टोरी समझता हूँ। और क्रेडिट में वॉल्यूम एक्सपेंशन, ऑलरेडी आपने देखा कि लास्ट टाइम में भी दिखाया था स्लाइड की क्रेडिट ग्रोथ इज एक्सीडिंग द डिपॉजिट ग्रोथ, सो डबल डिजिट क्रेडिट ग्रोथ की उम्मीद है। और इसके कारण सुन लीजिए ध्यान पे, एक 2-year अर्निंग साइकिल ऑफ 13 to 16% CAGR राइट अप टू 27-28। तो इस साल को वैसा देखना चाहिए क्योंकि ये एक टर्न अराउंड साल है। तो एक खास चीज जो मैं पॉइंट आउट कर रहा हूं, इस साल जो भी करें आप, शायद आप 2 साल की आउटलुक से करें तो बेहतर होगा। इसी साल में इसका रिटर्न, क्योंकि डेवलपिंग साल है, बड़ा ट्रेड डील तो होना है नहीं होना है, राइट, बहुत से चीजों जो जीएसटी का फुल इम्पैक्ट दिखना है। तो एक 2 साल की आउटलुक से अगर आप सोचेंगे इस साल को, वो एक अच्छी चीज होगी। इसलिए मैम ने भी 13 to 16% का अर्निंग्स का CAGR अप टू 27-28 की बात कर रहा हूं। और फिर फॉरेन फ्लोज की बात करें तो वो चॉपी रहेंगी अंटिल ट्रेड डील इज साइंड। तो उसका उम्मीद रखेगी इट विल बी चॉपी, बट SIP का क्योंकि ऑलमोस्ट 30,000 करोड़ के पर मंथ पे शुरुआत हो रहा है, तो मेरी उम्मीद है कि जरूर 4 लाख करोड़ का फुल ईयर में SIP की बाइंग पावर DIS के हाथ में आएगी। तो वो एक बड़ी कंफर्टिंग फैक्टर होनी चाहिए। और इस 4 लाख करोड़ में याद रखिए 2 लाख से 2.25 लाख करोड़ SIP स्मॉल कैप और मिड कैप रिलेटेड स्टॉक्स खरीदने लायक है। खाली स्मॉल कैप फंड और मिड कैप फंड में, सेक्टोरल फंड्स में भी चुने या फिर कुछ मल्टी कैप फंड में भी चुने, सभी में आपको एक स्मॉल कैप और मिड कैप खरीदने की क्षमता है। तो इस 4 लाख में से 2 लाख से ज्यादा, शायद 2 से 2.5 लाख के बीच में स्मॉल कैप और मिड कैप खरीदने लायक पैसा फंड मैनेजर के हाथ में आएगा। और कितना हद तक वो लास्ट ईयर की स्टोरी ऑफ बाइंग ओनली लार्ज कैप और सेलेक्टिव मिड कैप से अपना टिल्ट कितना हो सके, क्योंकि अगर वो लार्ज कैप्स को कंटिन्यूसली खरीदे, जितना हद तक लार्ज कैप की अर्निंग्स ग्रोथ बढ़ी वो जस्टिफाइड होगी, पर उससे भी ज्यादा लार्ज कैप में नहीं लगा सकते क्योंकि वहां भी वैल्यूएशन के चक्कर आएगी। तो एट सम पॉइंट ऑफ टाइम ड्यूरिंग द ईयर मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूं कि एक साइड अर्निंग्स ग्रोथ में भी स्मॉल एंड मिड कैप का रिकवरी शुरू होगी और DIS का भी अपना एलोकेशन में लार्ज कैप से मिड एंड स्मॉल कैप में शिफ्ट करते हुए मैं देख रहा हूं। बट सिंस ये टाइमिंग वाली इशू है, इसलिए मैंने पहले से ही कहा कि 2 साल की आउटलुक लेके इस साल को दिखला। ओके, तो ये इन्वेस्टमेंट का ईयर होगा, लेकिन आपका नजरिया कम से कम 2 साल का होना चाहिए। अब ये बैकड्रॉप लास्ट ईयर का, करेक्ट, क्योंकि लास्ट ईयर का सेक्टर परफॉर्मेंस देखते हम देख सकते हैं कि कौन सी सेक्टर में आगे कैसी हो सकती है। क्या कंटिन्यूइंग गुड स्टोरी होगी, कंटिन्यूइंग बैड स्टोरी होगी, या गुड टू बैड होगी, या बैड टू गुड होगी, ये चारों हमारे पास है। तो मैं पहला 2 क्लैरिफिकेशन देना चाह रहा हूं। मेटल, BSE मेटल और BSE ऑयल एंड गैस, इन दोनों पे मैं व्यू नहीं देने वाला हूं क्योंकि ये दोनों टेक्निकल फैक्टर्स पर और इंटरनेशनल फैक्टर्स पर डिपेंडेंट है। इंडिया में बैठे बैठे मेंढक कुएं में बैठे बैठे दुनिया के बारे में बात करें अच्छी बात नहीं है, क्योंकि मेटल का और चीन और US का प्ले क्या हो रहा है, कौन क्या कर रहा है, उसकी दाम उधर फिक्स होती है, कॉमेक्स में फिक्स होती है या लंदन मेटल एक्स में फिक्स होती है, फिर उसके बाद डोमेस्टिक में डिमांड सप्लाई के ऊपर थोड़ा बहुत असर पड़ता है। तो 1 सेकेंड, ये टेक्निकल प्लेयर्स का बहुत बड़ा एक प्लेइंग ग्राउंड है। तो उतना चार्ट्स को देखते देखते वो आते जाते तो मैं 1 साल 2 साल के लिए मेटल का व्यू मेरे को फंडामेंटली मैं नहीं दे सकता हूं, बिकॉज उतना फंडामेंटल ट्रिगर्स नहीं है। देखिए डोमेस्टिकली मैं, क्योंकि बाद में कहूंगा कि रियल एस्टेट में मैंने ऑलरेडी बता दिया कि पॉजिटिव, तो नेचुरली स्टील का, कॉपर का, एल्यूमिनियम का डिमांड बढ़ेगा, मगर क्या उनकी दाम यहाँ के डिमांड सप्लाई के सिचुएशन से बनेगी या इंटरनेशनल चीजों के कारण उनकी क्या दाम बढ़ेगी, यह कहना मुश्किल है। इसलिए मैं सिमिलरली विथ ऑयल एंड गैस, क्योंकि ये एक ऑयल एंड गैस में होता है, एक रिफाइनिंग सेगमेंट होता है, मार्केटिंग, ऑयल मार्केटिंग कंपनीज का, और एक होता है प्रोडक्शन वाली कंपनी। अब
ऑयल में लास्ट ईयर 80 से 60 तक गिर गया। अब इस साल के पूरे ऑयल का प्राइस को प्रेडिक्ट करना, और अब कल रात मुझसे ट्रंप ने हमारी नींद को खराब कर दी वापस वेनेजुएला पे अटैक करने के बाद। तो वेनेजुएला एक्चुअली खाली 1% ऑफ इंडियाज परचेज फ्रॉम वेनेजुएला, तो इट्स नॉट अफेक्ट अस, बट वेनेजुएला हैज द लार्जेस्ट ऑयल रिजर्व्स इन द वर्ल्ड आफ्टर द अरब कंट्रीज। तो उनको ट्रंप कितना उधर जाके पंप, और वेनेजुएला इज द बिगेस्ट सप्लायर ऑफ ऑयल टू चाइना। करेक्ट। तो ये ट्रंप के हाथ में आ गया वेनेजुएला, तो वो चाइना का ऑयल बेचेंगे नहीं बेचेंगे, सप्लाई का क्या करेंगे। तो ये आज को जनवरी फर्स्ट वीक में बैठकर पूरे साल का कुछ बताना वो फंडामेंटल तौर पे, तो टैक्टिकल कॉल पे आपको कहना है कि ऐसी सेक्टर्स पे आपको 5% एलोकेशन रख के खेलो, वो बात अलग है। मगर मैं फंडामेंटल के बेसिस पे ये दोनों सेक्टर पे व्यू नहीं देख सकता हूं, क्योंकि ये टोटली अनकंट्रोलेबल्स के ऊपर है। आई एग्री। वो अगर आपको लेना है तो है, आपके पास सर्वेंद्र जी भी आते हैं नीरज भाई के शो में, उनकी टेक्निकल आउटलुक से आप के, बट वो भी टेक्निकल आउटलुक शायद पूरे साल के लिए नहीं देंगे, वो बोलेंगे इस महीने को करो या इस वैसे करेंगे, तो वो कंटिन्यूसली आप उसको फॉलो करके वो दोनों सेक्टर पे उनकी राय ले लीजिए, मेरा वही मानना है। ठीक है, अब उसके अलावा देखें तो अच्छी सेक्टर्स तो देखें तो क्लियरली बैंक और ऑटो स्ट्रांगली नेगेटिव रहे हैं, रियल्टी, आईटी और पावर टू सम एक्सटेंट। ठीक है, उसके बीच में रहा है कैपिटल गुड्स और एफएमसीजी। ये सब हम अभी डिस्कस करते हैं। मैं 2-3 फिल्टर यूज करता हूं सेक्टर को देखने के लिए। ठीक है, तो अगले स्लाइड में जाएंगे तो जीएसटी कट का इंपैक्ट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि लास्ट ईयर हमने खाली ऑटो में इसका इंपैक्ट देखा, क्योंकि फेस्टिवल का टाइम है, गाड़ी गैराज में पार्क करो या रोड में पार्क करो, अपने अगल बगल वाले को दिखती है तो आपका ऑटोमेटिक प्रेस्टीज बढ़ जाता है, राइट। और तो नेचुरली वो फर्स्ट परचेस थी, और इट्स अ वेरी गुड थिंग बिकॉज मोबिलिटी है, स्पेशली स्मॉल फैमिली स्कूटर में हस्बैंड वाइफ 2 बच्चे को बिठा कर लेके जाते हुए बारिश में भीग जाते हैं, तो उनके लिए एक छोटा घर खरीदना अभी ये हो गया, प्राय पॉसिबल हो गया, तो नेचुरली वो पहला उधर गया था, फैंटास्टिक वो ग्रोथ है। मगर अगर आप पूरा देखें, इसमें मैंने 6 ऐसे सेगमेंट्स या सब सेगमेंट्स है जिसका इंपैक्ट जीएसटी का दिखेगा। ओके, और ये मैं कह रहा हूं YOY इन FY27। ओके, तो उस हिसाब से आप देखेंगे तो सीमेंट एंड कंस्ट्रक्शन का करीबन 90 to 25% आपको वैल्यू वॉल्यूम ग्रोथ हो सकती है, ड्यू टू इंफ्रा हाउसिंग डिमांड। क्योंकि रियल एस्टेट के बारे में मैं बताऊं आपको थोड़ा बाद में बताता हूं, उसमें मेरा डिटेल्ड एक मैं 2 मिनट लूंगा रियल एस्टेट के लिए अलग। मगर ये इंफ्रा हाउसिंग का डिमांड के कारण, और इसका पहले प्री जीएसटी कट का खाली 2% वॉल्यूम ग्रोथ था, तो बाउंस बैक के ईयर ऑन ईयर देख रहे हैं, ये बाउंस बैक क्योंकि ईयर प्रीवियस ईयर का बैड था, तो इसके कारण इनकी ग्रोथ बोथ वैल्यू एंड वॉल्यूम में आपको अच्छी ग्रोथ दिख सकती है। तो फर्स्ट बेनिफिशियरी है सीमेंट और कंस्ट्रक्शन सेक्टर। नेक्स्ट इज पैसेंजर कार और बसेस 20%, क्योंकि अफोर्डेबिलिटी आ गई है, और अभी जनवरी फरवरी मार्च की डिप्रिसिएशन के कारण और एक बूस्ट मिलेगा पैसेंजर कार्स को, क्योंकि स्मॉल बिजनेसेस सब टैक्सेशन के लिए मार्च में खरीदते हैं, टिपिकल हर साल होता है, तो एक वो बूस्ट आएगी। तीसरी बात है कमर्शियल व्हीकल्स। यहाँ क्या है कि थोड़ी बहुत इन्वर्जन का रिलीफ मिला जीएसटी में, और कैपेक्स साइकिल की रिवाइवल की मैंने बात किया था अपने मैक्रो चार्ट बुक में, तो वहां पर नेचुरली लॉजिस्टिक्स में आपको सीमेंट, स्टील, कोल, इसकी सब की जो ट्रांसपोर्टेशन होती है, और लास्ट माइल कंज्यूमर ड्यूरेबल का भी आपके दुकान में अकबर अलीस में आना है फ्रॉम द थिंग, तो ट्रांसपोर्टेशन की डिमांड भी कंजम्पशन और कैपेक्स दोनों के साथ बढ़ेगी। तो कमर्शियल व्हीकल्स का लाइट कमर्शियल, मीडियम एंड हेवी कमर्शियल सभी में आपको दिखेंगे इसकी बेनिफिट, अबाउट 12% ग्रोथ, राइट। फिर ट्रैक्टर और ऑटोज, उसमें देखें तो 17% एंटिसिपेट, क्योंकि स्ट्रॉन्ग रूरल डिमांड होता है, तो अगर फसल अच्छी होती है तो नेचुरली आपको ट्रैक्टर का डिमांड बढ़ता है। और उधर क्या है कि अग्री पुट्स में भी कुछ जीएसटी का इनपुट्स में मिला है, तो उसके कारण वो फार्मिंग लेवल का इनकम भी थोड़ा हाथ में बढ़ा होगा, वो भी एक कारण है। तो लास्ट में जो लिखा है अग्री इनपुट्स
क्योंकि उसमें भी 5% का जीएसटी का रिलीफ था, ठीक है। और फिर एफएमसीजी और पैकेज गुड्स पे आते हैं, यहां भी 12 से 15%, क्योंकि 5% स्लैब जो स्टेपल्स का है वो गया, एंड लास्ट ईयर का 8 to 9 था, तो वी आर एक्सपेक्टिंग 3 to 5% ग्रोथ फ्रॉम लास्ट ईयर। और फिर क्रेडिट और फाइनेंशियल्स में भी इनका इंपैक्ट आएगा, बिकॉज ये सिस्टम वाइड है, क्योंकि ये कंजम्पशन का प्रॉक्सी है, राइट। अल्टीमेटली सब अब 0% ईएमआई में ही लेते हैं, या चाहे वो ट्रैक्टर हो या जो भी है, ट्रैक्टर को भी बैंक से अग्री लोन लेके ही ट्रैक्टर खरीदते हैं। तो ये सब का एक्चुअल जीएसटी का इंपैक्ट एंड हाउसिंग पे आएगा थ्रू सीमेंट कंस्ट्रक्शन पे, तो अल्टीमेटली इट कम्स इनटू क्रेडिट एंड फाइनेंशियल्स एज अ बेनिफिशियरी ऑफ द जीएसटी कट। राइट, वेरी नाइस। ये है समरी ऑफ द फर्स्ट, बिकॉज सबसे बड़ा जो है पॉजिटिव हमारे लिए वो है कि एक फुल ईयर ऑफ जीएसटी का बेनिफिट, कि लास्ट ईयर इट वाज देयर फॉर हार्डली 3 months एंड द टू ओनली टू ऑटो। तो ये एक बहुत बड़ी ड्राइवर है इस साल के लिए इकोनॉमी वाइड एक डिमांड को बूस्ट करने में। इंटरेस्टिंग। अब आते हैं, मैं देख रहा हूं कि स्ट्रक्चरली आउट परफॉर्मेंस। स्ट्रक्चरली माने क्या मीनिंग है? लोग कहते हैं अरे स्ट्रक्चरल, ये सब बड़े बड़े शब्द मत यूज करो, क्या है ये स्ट्रक्चरल? स्ट्रक्चरल माने ये एक साल की बात नहीं है। स्ट्रक्चरल होता है जो कई साल तक टिक के रहता है, उसकी ग्रोथ एंड मूवमेंट। ये एक साल की बात नहीं है, इस साल अच्छा लगा अगले साल कैसा होगा, नहीं। ये मूवमेंट जब शुरू होती है, ये कई मल्टी ईयर का इसका एक फंडामेंटल चेंज हो जाता है। तो ऐसे में कैपेक्स, डिफेंस और कैपिटल गुड्स। कैपेक्स की मैंने बात की ना कि सेकेंड हाफ में कंजम्पशन कैपेसिटी बढ़ते ही वो बढ़ेगा, तो वो 3 से 5 साल चलता है। सिमिलरली डिफेंस का स्टोरी तो बहुत लंबा है, क्योंकि डिफेंस में एक्सिक्यूशन ही आपको 18 months to 3 years होता है। और जैसे ही ट्रंप ने भी वेनेजुएला अटैक, तो वॉर का सीन तो वर्ल्ड में जारी है, तो इंडिया का एक्सपोर्ट का भी मार्केट बढ़ रहा है डिफेंस में। ये खाली इंडियन डिफेंस की बात नहीं है, एक्सपोर्ट में भी डिफेंस की करीबन 22,000 करोड़ से 50,000 करोड़ बढ़ने का 5 साल में मैंने डेटा देखा है। तो डिफेंस भी एक स्ट्रक्चरल स्टोरी है उसके बारे में। और फिर ऑफ कोर्स गवर्नमेंट की कंटिन्यूड फोकस बजट से आपको दिखेगी, आत्मनिर्भर और चाइना +1 वाली बात जो है वो कंटिन्यू रहेगी। तो ऑटोमेटिकली ये मुझे एक स्ट्रक्चरल माने अस्यूम दैट इज अ 3+ year स्टोरी। ओके। सेकंड, पावर यूटिलिटीज और ग्रीन एनर्जी, क्योंकि जैसे ही ये सब चीज बढ़ते हैं, इंडिया का एनर्जी रिक्वायरमेंट बढ़ेगा, और हम कोशिश कर रहे हैं कि इतना क्रूड के ऊपर डिपेंडेंस को कम करें। तो सबसे जबरदस्त हम इलेक्ट्रिक व्हीकल और ग्रीन एनर्जी में भी बहुत पुश करें, तो बहुत इंफ्रा भी उधर डेवलप हो रहा है ग्रीन में। तो ये भी एक साल में खत्म होने वाली बात नहीं है। तीसरी बात है टेलीकॉम। तो यहाँ अर्निंग्स बाद में दिखाऊंगा मैं, अर्निंग्स भी बहुत अच्छी हो रही है क्योंकि आरपू सब बढ़ रही है, मगर ब्रॉडर रिकवरी, क्योंकि रूरल पेनिट्रेशन ऑफ मोबाइल टेलीकॉम वो बढ़ रहा है। और अभी वोडाफोन को भी थोड़ा बेल आउट कुछ ना कुछ किया, तो ओवरऑल सेगमेंट के लिए ये अपने हाथ मजबूत करती है फॉर अ टेलीकॉम ओवरऑल सिचुएशन, राइट। तो ये है स्ट्रक्चरल और परफॉर्मिंग सेक्टर्स। नेक्स्ट आते हैं सिक्लिकल। सिक्लिकल माने जो साइकिल, इकोनॉमिक साइकिल अच्छी चलती है तो चलती है, इकोनॉमिक साइकिल गिरती है तो इसका भी गिरता है। तो नेचुरली फाइनेंशियल्स का क्रेडिट ग्रोथ, ये सब अल्टीमेटली डिपेंडिंग ऑन द साइकिल, तो इसमें ज्यादा और अभी भी इनकी प्राइस टू बुक लास्ट ईयर बेस्ट परफॉर्मिंग सेक्टर रहा, बट स्टिल प्राइस टू बुक के बेस, इसको पीई रेशियो नहीं देखते हैं, यस, फाइनेंशियल्स को प्राइस टू बुक देखते हैं, और प्राइस टू बुक में अभी भी यहाँ पर वैल्यूएशंस रीजनेबल है। तो सिक्लिकल ग्रोथ इकोनॉमी में बढ़ने के कारण फाइनेंशियल स्टॉप पिक होते हैं इन टर्म्स ऑफ दैट। सेकंड, ऑटो है, क्योंकि मल्टी ईयर अंडर परफॉर्म रहा। आपको याद है लास्ट ईयर सेम टाइम हम बात कर रहे थे के शेप रिकवरी, ये क्या है, खाली बड़ी गाड़ी बिक रही है, कुछ आम टू व्हीलर्स नहीं बिक रही है, एंट्री लेवल कार नहीं बिक रही है। तो वो एक अभी मल्टी ईयर अंडर परफॉर्मेंस के बाद अब सिक्लिकली बढ़ रहा है, और रूरल में बढ़ते ही टू व्हीलर्स के ऊपर उसका ज्यादा असर दिखेगा, राइट। तो ये अगली का अपबीटनेस आपको डिमांड इन ऑटो में भी, खास करके टू व्हीलर्स एंड एंट्री लेवल कार को मैं बताऊंगा। और तीसरा सिक्लिकलिटी है रियल एस्टेट और सीमेंट। तो यहाँ पर थोड़ी देर में भी रियल एस्टेट के बारे में अभी डिस्कस करते हैं, या बाद में एंड में रखते हैं ना, इसको खत्म करेंगे। मुझे याद दिला दीजिए, आई वांट टू एंड विद दैट कि रियल एस्टेट का, क्योंकि अदर देन दिस नंबर्स कुछ और भी पॉजिटिव है रियल एस्टेट के लिए,
मैं बाद में बताता हूँ, बट रियल एस्टेट एंड सीमेंट का ये बेनिफिट है। अब ये फाइनेंसिंग का बात किया तो एक खास करके क्या है बैंकिंग में, तो एनपीए रेशियो की बात तो सबसे बड़ी सपोर्टिव फैक्टर, बाकी सबको छोड़िए, कि ये 2010 से मैंने ग्रॉस एनपीए रेशियो का आरबीआई से डेटा निकाला है और 2010 में 2.2% था और उसके बाद इस साल 24 एक्चुअली, तो इट इज अ 15-year लो। तो कोई क्रेडिट क्वालिटी का कंसर्न नहीं है, बैंक्स जम के लेंड कर सकते हैं, कोई रेगुलेटरी दबाव नहीं होगा कि आप इसको देखिए, खास करके इसको देखिए, बिल्कुल एक माहौल होगा जिससे ब्रांच मैनेजर के ऊपर दबाव होगा कि जाके लोन दो भाई, रिकवरी पे मत ध्यान दो, लोन दो, क्योंकि ब्रांच मैनेजर को दोनों टोपी पहननी पड़ती है ना, जो ब्रांच हेड होता है एक बैंक ब्रांच का या एनबीएफसी का ब्रांच का, दोनों तरफा उसको प्रेशर होता है। इस साल वो एनपीए का प्रेशर नहीं होगा, वो भैया जाके लेंड करो, ये एक बहुत एक देखिए कितने सालों में, और ये 11.2% तक गया था 2017-18 में। यस, सो इमेजिन फ्रॉम दैट वी हैव रिकवर्ड, राइट। तो क्लियरली इसके कारण आपको क्लियरली दिख रहा है कि बैंक्स एक बहुत बढ़िया टॉप पिक है इस साल के लिए फ्रॉम दैट पॉइंट ऑफ व्यू। सब फैक्टर्स इसके फेवर में आ रहे हैं, राइट। नेक्स्ट स्लाइड में देखेंगे तो ये रिपीट हो गया क्या? नहीं, इसमें हाँ नहीं, ये ऐसा है, ये अभी मैं अर्निंग्स ग्रोथ की बात कर रहा हूँ, वो मैंने फंडामेंटली ड्राइवर्स की बात किया था, इसमें मैं स्पेसिफिकली अर्निंग्स ग्रोथ क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं इन साइक्लिकल जो हमने देखा सेक्टर्स को। तो ऑटोस में ये वॉल्यूम बॉन्ड, रूरल रिकवरी और अफोर्डेबिलिटी जो जीएसटी कट के कारण आई है, तो मोस्ट जो ब्रोकरेज हाउसेस हैं उन्होंने इसको ओवरवेट रखा है, यानी उनकी सलाह है फंड मैनेजर्स को इसको खरीदो। ये भी इंपॉर्टेंट एक सोच रखना पड़ता है, क्योंकि ये रेकमेंड कर रहे हैं, वो जो रेकमेंड पे एक्ट करे ना करे वो फंड मैनेजर के हाथ में है, मगर अगर इतना मोस्ट ब्रोकरेजेस ओवरवेट है तो बहुत मुश्किल है फंड मैनेजर को उसके अगेंस्ट जाके कॉन्ट्रा व्यू लेके बोलना कि मैं ऑटो नहीं खरीदूंगा, राइट। तो इसमें 12 to 15% निफ्टी अर्निंग्स से एक्सेलरेशन दिख रहा है इस साल। ब्रॉडली निफ्टी का अर्निंग्स का 12 to 15 है, उसके से बेहतर इनकी अर्निंग्स बढ़ेगी करके उम्मीद है, राइट। नेक्स्ट ऑफ कोर्स कैपिटल गुड्स, डिफेंस, पावर, ऑलरेडी बात किया। तो यार कारण क्या है? ऑर्डर लिवरेज, इंडिजिनाइजेशन की बात, आत्मनिर्भरता हो रही है, और ट्रांसमिशन कैपेक्स का सपोर्ट, क्योंकि जो पावर है, पावर में से ट्रांसमिट करके लेके जाना, वहां पे बहुत कैपेक्स आने की उम्मीद है, तो इसकी भी ग्रोथ बाउंस बैक बहुत अच्छी होगी। और रियलिटी और इंफ्रा में हाउसिंग के अपग्रेड्स, पॉलिसी, और करीबन इस साल 11% के करीब वेज ग्रोथ एंटिसिपेट किया गया है इकोनॉमी वाइड, राइट। ऑफ कोर्स ये सेक्टर स्पेसिफिक बहुत वेरी होगा, so you have to be careful about it, but economy wide expectation है, और partly it is also driven by the pay commission, yes, pay commission की आएगी तो वो एक partly इसका contributor होगा। तो अब आगे नेक्स्ट स्लाइड में बढ़ेंगे। तो कहां से है टॉप अर्निंग्स ग्रोथ एक्सपेक्टेशन? सीमेंट 25 to 35% EPS growth from normalization pricing, because last year there was a lot of pressure earlier, but already Q3 के earnings में दिखने लगा, ये Q2 के earnings में सीमेंट was the best performer, but वो इस साल भी कंटिन्यू होगा, क्योंकि इंफ्रा और हाउसिंग का डिमांड, रियलिटी का डिमांड कि उसे और भी पुल अप करेगा। तो बेस्ट परफॉर्मिंग इन टर्म्स ऑफ प्योर EPS ग्रोथ इज गोइंग टू बी सीमेंट दिस ईयर। फिर टेलीकॉम में, क्योंकि 2 प्लेयर का 2.2 प्लेयर का इंडस्ट्री हो, राइट, यस, राइट। तो उधर क्या है? एवरेज रेवेन्यू पर यूजर, आरपू क्या होता है? एवरेज रेवेन्यू पर यूजर, वो हाइक धीरे धीरे करते दोनों मिलाकर, राइट, बात करते हैं, ए और एम बात करते हैं और हाइक करा देते हैं, ठीक है। और उधर कैश फ्लो तो प्रॉब्लम ही नहीं है, कैश फ्लो का जनरेट होता है, और रूरल पेनिट्रेशन, जैसे रूरल की खबर अच्छी आती है तो रूरल में भी मोबाइल का पेनिट्रेशन और भी बढ़ने के लिए अभी भी स्पेस है। तो टेलीकॉम की 20 से 25% की अर्निंग्स
एक्सपेक्टेड है इस साल। अनएक्सपेक्टेड है। और फाइनेंशियल्स की तो ऑलरेडी बात करी, तो बैंक्स में अराउंड 15 to 25% और एनबीएफ में थोड़ा उससे कम, मे बी 10 to 15% की अर्निंग्स ग्रोथ, क्योंकि एनबीएफ को क्या होता है कि एक साइड उनकी बोरोइंग कॉस्ट भी बैंक के ऊपर डिपेंडेंट है, तो बैंक प्लस उनका बोरोइंग कॉस्ट आता है जनरली, तो लेंडिंग में वो मेकअप करने की कोशिश करते हैं, बिकॉज दे लेंड टू रिस्कियर कस्टमर्स देन द बैंक्स, राइट, दे ट्राई टू मेक इट अप, बट स्टिल उधर जो ग्रोथ इन ईपीएस है, बिकॉज बैंक्स के लिए आरबीआई बहुत सपोर्टिव है, उतना एनबीएफसी के लिए नहीं है, तो आरबीआई का भी एक ब्लेसिंग हैंड इधर बैंकिंग के लिए, तो वो डेफिनेटली वो बेनिफिट में आएगा। और अल्टीमेटली रूरल लेंडिंग में एनबीएफसी का कुछ ज्यादा हाथ नहीं है, एसएमई और एमएसएमई लेंडिंग में एनबीएफसी का हाथ नहीं, वो दोनों हाई मार्जिन लेंडिंग सेगमेंट्स होते हैं। यस, तो वहां पे एनबीएफसी का उतना नहीं, उनका ज्यादा अर्बन रिटेल कंजम्पशन हाउसिंग और उसमें है ज्यादा एक्सपोजर, जहां पे कंपटीशन की बहुत मारामारी होती है, तो थोड़ा मार्जिन उधर उतने नहीं बढ़ा सकते हैं इन रिटेल अर्बन स्पेस, बट इन रूरल एंड एसएमई जो कैपेक्स लेवल में आती है कि एमएसएमई को फंड करना है, उधर तो यू हैव वेरी गुड नेट इंटरेस्ट मार्जिन इन द लेंडिंग, ठीक है। तो क्रेडिट रिवाइवल, ईजिंग ऑफ प्रोविजंस एंड एक सिस्टम में 9 to 10% क्रेडिट ग्रोथ हो गया आती है, ऑटोमेटिकली ये अर्निंग्स ग्रोथ बैंक्स को आके मिल जाएगी। सर टेलीकॉम में मैं आपको एक इनपुट देता हूं, हाईली लाइकली है कि अगले 1 महीने के अंदर आपको टैरिफ बढ़ते हुए दिखेंगे। अच्छा। और यस, और 30 जून तक जियो ने वादा किया है कि वो अपना आईपीओ लेके आएंगे। अच्छा, सो दोनों मतलब इन्होंने एजीएम में मुकेश भाई ने अनाउंस किया था कि वो जियो प्लेटफॉर्म का आईपीओ 30 जून तक ले आएंगे। तो आईपीओ आने वाली एक घटना है, वो अब चूंकि बहुत लेट ऑलरेडी हो चुका, तो वो आएगा, 10 लाख करोड़ का उसका वैल्यूएशन बन रहा है, तो उनके लिए मुश्किल हो जाएगी। जब बढ़ती जा रही कंपनी तो आप आईपीओ नहीं ला पाएंगे, फिर कितने % का आप लाएंगे। और ये जो हाइक टैरिफ की मैं बात कर रहा हूँ, ये बहुत हाईली प्लेस सोर्सेज के थ्रू मैं कह रहा हूँ, सब एक दूसरे से इंटर रिलेटेड है। ये जो टेलीकॉम वाली बात आपने कही बहुत ही सही है, और डुओपोली है, 2 ही कंपनी है बेचारी, 2.1 ले लीजिए आप, 0.1% आइडिया है। तो टेलीकॉम में तो रियली बहुत जबरदस्त काम होने वाला है, तो फंटास्टिक, ये तो बहुत सही है। तो अब सर इसमें एक, ये हमारी आखिरी प्लेट थी, लेकिन हमको एक चीज में समझिए, आपने कहा था रियल एस्टेट पे आप खास तौर पे बात करना चाहते हैं, तो मेरा पहले उसमें, चलिए आप पहले बता दीजिए, फिर मैं सवाल पूछूंगा रियल एस्टेट। ठीक है, तो पहली बात यह है कि एक्चुअली जीएसटी कट का पॉजिटिव इम्पैक्ट रियल एस्टेट सेक्टर में है, सीमेंट और कंस्ट्रक्शन बिल्डिंग मटेरियल सब में है, मगर उधर डिमांड बूस्ट नहीं मिला, और इसलिए वो लास्ट ईयर का बहुत अंडर परफॉर्मिंग सेक्टर रहा। उसके पीछे कारण 2-3 है। पहला है कि जो आरबीआई का जो रेट कट्स है वो हाउसिंग लोन में पूरी पास ऑन नहीं हुए उतना, क्योंकि बैंक्स के लिए लॉन्ग टर्म में उनका फंडिंग कॉस्ट में उतना कम नहीं हुआ। आरबीआई की रेट कट एक्सट्रीम शॉर्ट टर्म में होती है, तो वो रेट कट से उनको शॉर्ट टर्म में ऑटो लोन में इधर में दे कुड रीएडजस्ट इट, बिकॉज उनका जो नुकसान ज्यादा नहीं होगा। मगर 10 साल 15 साल एवरेज जो होता है, क्योंकि 20 साल के भी लोन लेते हैं लोग, तो 10 साल के लिए उनको मैचिंग फंडिंग नहीं मिलती है, तो एक रिस्क होता है रीप्राइसिंग का बैंक की ओर से, कि मुझे 5 साल के लिए मिल रहे डिपॉजिट्स एक रेट पर अगले 5 साल के लिए मैं जाके रीफाइनेंस करूंगा, तब तक मैं कितना ये फ्लोटिंग रेट हाउसिंग लोन में मैं उसको एडजस्टमेंट करके मेरा मार्जिन को प्रोटेक्ट करूंगा करके डाउट होने के कारण उन्होंने ज्यादा उतना हाउसिंग पे पास ऑन नहीं किया। फिर आरबीआई ने और एक भी रेट कट कर दिया, और इस साल में उम्मीद है कि और 2 रेट कट होगी, तो इतना फिर ओवर अ 2 ईयर पीरियड आपको लगा है कि 175 to 200 बेसिस पॉइंट्स रेट कट होगा, तो डेफिनेटली उसका इम्पैक्ट इस साल आपको हाउसिंग लोन की इंटरेस्ट रेट्स में और ईएमआईस में दिखेंगे। फर्स्ट वो बात है। सेकेंड बात है कि सप्लाई की भी कमी थी, क्योंकि ये डेवलपर्स ने क्या है कि उतना हाथ बर्न कर दिया था 3 साल 4 साल पहले से ही, जब वो अफोर्डेबल हाउसिंग के प्रोजेक्ट गवर्नमेंट ने बहुत से इंसेंटिव लॉन्च किया, ये किया, और मगर डिमांड नहीं था तब, तो क्या हुआ, उन्होंने सब उसको छोड़कर खाली ये हाई वैल्यू प्रॉपर्टीज के ऊपर, प्रीमियम हाउसिंग के ऊपर ध्यान दें, और उधर तो हॉट केक्स की तरह बिक रहा था। इनफैक्ट लास्ट ईयर का डेटा देते हो, एक्चुअली वो प्रीमियम हाउसेस के नंबर गिनती कम हुए हैं, मगर जो टोटल वैल्यू था वो बढ़ गया। यानी तो पूरा फोकस रियल्टर्स का
उस चीज पे चला गया कि मैं कितना प्राइम प्रॉपर्टी में जाके एक विला बनाऊं, पेंट हाउस बनाऊं, ऐसी बातों पे ध्यान गया और उसी पे धरा। तो अफोर्डेबल हाउसिंग के प्रोजेक्ट्स नहीं थी, क्योंकि कोइंसाइडिंग विद द जीएसटी कट एंड रेट कट आपका अफोर्डेबल हाउसिंग का कोई बड़ा लॉन्च किसी ने भी नहीं किया। मगर इस साल इसको गिनती करते वो करेंगे, मगर वो आसानी से एक या 2 महीने में नहीं हो सकता है। उसको लगता है ना, जाके प्रॉपर्टी को आइडेंटिफाई करो, उसको प्लॉट करो, फिर प्लान करो और कुछ करो, तो इसलिए 6 महीने तो लग ही जाएंगे। मगर उसके बाद आपको अफोर्डेबल हाउसिंग की लॉन्चेस होगी तो लोग भी सोचेंगे उसके बारे में और जाके घर खरीदने की। तो सेकंड इशू। थर्ड इशू है, इट इज नॉट अबाउट द रिटेल, इट इज अबाउट द कॉर्पोरेट्स। कि मैंने देखा कि H1B वीजा के प्रॉब्लम के कारण, मैंने पहले ही बताया आपको कि ये इंडियन एक्टिव सेक्टर के लिए उतना असर नहीं है, कि हाल ही 12,000 H1B का वीजा एप्लीकेशन इंडियन आईटी कंपनी ने किया था। ज्यादातर किया था गूगल, माइक्रोसॉफ्ट, अमेजॉन, इन्होंने। और उनको अभी एडिशनल के लिए $1 लाख देना पड़ रहा है टू डू दैट। तो क्या हो रहा है कि मैंने देखा डेटा कि 215,000 new employment has been done only for GCCs in India. GCCs. तो ये GCCs को क्या चाहिए? उनको लार्ज बिल्डिंग चाहिए, लार्ज बिल्डिंग चाहिए, करेक्ट। कॉर्पोरेट रियल एस्टेट का ये GCC के बूम के कारण कॉर्पोरेट रियल एस्टेट में मैं इस साल भयंकर डिमांड की बढ़त देख रहा हूं, और ये बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स होंगे। तो ये एक और फैक्टर है जो इस साल रियल्टीज के लिए पॉजिटिव है, जो उनके। अब ये कॉर्पोरेट सेक्टर में ही और एक पॉजिटिव आ गई है रियल्टर्स को। क्या है वो? रीट्स के जरिए ये फाइनेंस करते हैं इसको। क्यों? क्योंकि एक बिल्डिंग बनाते हैं और मॉर्गन स्टैनली या गोल्डमैन सैक्स या गूगल के साथ वो 7-8 साल की लीज में डालकर वो बिल्डिंग को दे देते हैं। मगर उनको फाइनेंस करने के लिए एक रीट को लॉन्च करके, जहां पे वो एक व्हीकल, रीट का व्हीकल होता है, तो रेंटल इनकम उस व्हीकल में एस्क्रो में जाएगा और उस डिस्काउंटेड कैश फ्लोस ऑफ द रेंटल एग्रीमेंट को ही रीट के पेपर में लॉन्च होता है। राइट, वैसे ही तो रीट्स कुछ साल से ही है, इनविट्स और रीट्स कुछ साल से ही है। तो अब क्या है कि ये प्रोजेक्ट रियल्टर्स उसी से फाइनेंस करते हैं। तो अब मगर क्या हुआ कि रीट्स का एक लिमिटेड ही एपेटाइट था ओवरऑल पब्लिक इंस्टीट्यूशंस के अंदर। ओके, क्योंकि ये एक बीच का एसेट क्लास है, डेट से रिस्की है मगर डेट की तरह रेगुलर इनकम देता है रेंटल का, और डेट से रिस्की है मगर वो रियलिटी प्राइस का बढ़त भी रीट के वैल्यू में दिखता है, तो वो रिस्क को उधर रिवॉर्ड से कॉम्पोजिट होता है। तो ये ना इधर का ना उधर का, एक बीच वाला कैसा एक रेगुलर इनकम वाला बट हाई रिस्क एसेट क्लास था। तो लास्ट ईयर बहुत महत्वपूर्ण डिसीजन हुआ कि रेगुलेटर्स की ओर से कि रीट्स को इक्विटी का टैक्सेशन बेनिफिट दे दिया। तो अब क्या होगा कि इंडस्ट्री का 80 लाख करोड़ के इंडस्ट्री में 50 लाख करोड़ इक्विटी एयूएम है म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री का, राइट। तो अब कोई भी एक फंड हाउस अपने फंड में 10% भी रीट्स का एलोकेशन इक्विटी के अंदर कर देगी, यानी 65% इक्विटी टैक्सेशन के लिए रखना पड़ता है, तो 55+10 करा दिया। और ये राइट नहीं है जो मैं कर रहा हूं, मगर 50 लाख करोड़ का 10% क्या होता है? 5 लाख करोड़ भैया, 5 ट्रिलियन। ओके, उतना फंडिंग विल बी अवेलेबल फॉर द रीट्स एसेट क्लास, करेक्ट। तो इतना फिर डिमांड आएगा सभी, क्योंकि अभी क्या है इसमें, स्पेशली खास करके हाइब्रिड फंड्स में जो रिस्क रिवॉर्ड को एक लोअर रिस्क लोअर रिवॉर्ड की प्रोडक्ट्स होती है, हाइब्रिड फंड्स, बैलेंस एडवांटेज फंड या मल्टी एसेट फंड, तो वहां पर अगर रीट्स अभी भी रीट्स उधर ही लेते हैं बट फ्रॉम आउटसाइड ऑफ इक्विटी, अब उसमें इक्विटी के अंदर उन्होंने ले लिया, तो क्या होता है कि एक इक्विटी की टैक्सेशन को भी हाथ में रख रहे हैं। पहले वो क्या करते थे, जब उनको लग रहा था कि इक्विटी की वैल्यूएशन बहुत बढ़ गई है, तो वो इक्विटी टैक्सेशन को मेंटेन करने के लिए आर्बिट्राज को बढ़ा देते थे, बिकॉज आर्बिट्राज का भी इक्विटी टैक्सेशन है। मगर आर्बिट्राज में क्या रिटर्न मिलता है? 2% या 3%। 2%, yes. अब वो क्या करेंगे, उस आर्बिट्राज कंपोनेंट को रीट से सब्स्टिट्यूट करेंगे, जहां पर उनको
अच्छा खासा 8-10% रेंटल यील्ड आएगा, राइट। अप्रिसिएशन ऑफ रियल एस्टेट भी आएगा। तो ये पूरा जो एक हाइब्रिड सेगमेंट है, और इवन प्रॉपर इक्विटी में भी रिस्क मैनेजमेंट एंडेवर, लोग अब रीट्स को ऐड करना शुरू करेंगे, म्यूचुअल फंड मैनेजर्स। तो एक बड़ी सप्लाई ऑफ कैपिटल कॉर्पोरेट रियल एस्टेट सेक्टर के लिए खुल गई है, जिससे उनका नेचुरली, बिकॉज इतना कंपटीशन होगा तो प्राइसेस गिरेंगे, तो एक चीपर सोर्सेस ऑफ फंडिंग, इजियर सोर्स ऑफ फंडिंग, करेक्ट, इज नाउ ओपनड अप फॉर द रियल्टी सेक्टर, जो पहले नहीं था। तो ये एक बहुत बड़ी पॉजिटिव है, और मेरा मानना है कि एक साल के अंदर एक ना एक एएमसी एक डेडिकेटेड थीमेटिक रीट फंड विद इक्विटी टैक्सेशन लॉन्च कर सकती है। कौन करेगा पहले, कब होगा मुझे पता नहीं, बट एज अ थीमेटिक विंडो, बिकॉज उसका सेबी का कैटेगरी नहीं है रीट्स का फंड लॉन्च करने के लिए, तो थीमेटिक के अंदर जो भी चाहिए वो लॉन्च कर सकते हैं। तो वो होगा, तो ऐसे डेडिकेटेड फंड्स आना शुरू हो गए, तो एक सेफ्टी एस्पेक्ट है, क्योंकि इंडियन कस्टमर के लिए क्या है ना, इक्विटी का हाई रिस्क हाई रिवॉर्ड उतना पसंद नहीं, इसलिए हमारी इक्विटी पेनिट्रेशन कम है, राइट। ऐसे आप एक इन बिटवीन प्रोडक्ट को लॉन्च करेंगे जहां पे इक्विटी का टैक्सेशन का बेनिफिट आता है, मगर रिस्क भी उतना नहीं है जैसे प्योर इक्विटी प्रोडक्ट में है। इट कैन पिकअप वेरी वेल। तो जितना ये पिकअप होता है उतना रियल एस्टेट सेक्टर के लिए फंडिंग की ऑप्शंस भी आसान हो जाती है एट अ लोअर कॉस्ट। तो ये सब फैक्टर्स के कारण मेरा यही मानना है कि लास्ट ईयर का वर्स्ट परफॉर्मर दिस ईयर का डार्क हॉर्स है, और वो अच्छा कर सकता है इन सब चीजों के कारण जो मैंने डिटेल में बताए। मैं सर आपको इसमें रियल एस्टेट में 2-3 इमर्जिंग ट्रेंड या इनपुट देता हूँ। एक तो मैं मुंबई का जो मार्केट है ना, इसको एकदम अलग रखता हूँ। पूरा देश का मार्केट अलग, मुंबई अलग। जैसे हम लोग एशिया देखते हैं तो एक्स जापान कर देते हैं, वैसे ही एक्स मुंबई करना चाहिए, क्योंकि यहाँ का रियल एस्टेट बहुत डिफरेंट है। पिछले 4-5 सालों में उन्होंने सिर्फ प्रीमियम बेचा है, क्योंकि वही बिक रहा था, करेक्ट, अफोर्डेबल बिका नहीं। लेकिन लास्ट 6 मंथ में ऐसा कोई बिल्डर नहीं मुंबई का, ब्रांडेड की बात मैं कर रहा हूँ, जिसने 1 BHK न लॉन्च किया। अच्छा, वो ऑलरेडी शुरू हो चुकी है। यस, उनको ये बात समझ में आ गई है कि अब उधर वाला वैल्यू तो मिल रही है, वॉल्यूम नहीं मिल रहा है, वॉल्यूम अब इधर मिलेगा। तो उन्होंने जो गलती पिछले डेकेड में की थी, वो गलती इस बार नहीं की। उन्होंने बहुत टाइमली अपने आप को चेंज कर लिया है कि अब वो 1 BHK लॉन्च कर रहे हैं। लेकिन चूंकि मुंबई का टिकट साइज थोड़ा वैसे भी ज्यादा होता है, लेकिन यहाँ के लोग बेयर करते हैं। तो एक तो इमर्जिंग ट्रेंड ये, और दूसरा क्या, मुंबई में सर प्राइसिंग एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हाई है। तो यहाँ पे अब रेंटल यील्ड बहुत तेजी से बढ़ रही है, बहुत तेजी से। अच्छा, रेजिडेंशियल की भी, कमर्शियल की भी। तो रीट वाली जो बात आप कह रहे हैं, उसमें आप बहुत फायदा देखेंगे जो कमर्शियल रियल एस्टेट वाली कंपनीज होंगी, क्योंकि मैंने अभी पिछले 1 महीने में बहुत चैनल चेक किया। मेरी आदत ये सब मैं पूछता रहता हूँ लोगों से। रेंटल यील्ड में 20 से 25% का इजाफा मुंबई में हो गया है। माय गॉड, यस। मतलब जो मकान पहले 50,000 में मिलता था, अब आपको 55-60 हजार से कम में मिलेगा नहीं। तो रेंटल यील्ड बढ़ रही है, क्योंकि हाई टिकट साइज मकान बिके नहीं रहे हैं, और जो लॉन्च हो रहे हैं उसको बनने में 1 साल भर लगेगा। और जब वो जीएसटी कट और इनकम टैक्स कट और न्यू वेज बोर्ड आने वाला है, इन सबको मिला के जो ग्रोथ आने वाली है वो आगे रहेगी। तो रेंटल यील्ड इस बीच में बढ़ती हुई दिख रही है। तो एक तो ये काम किया है। एक दूसरा और इमर्जिंग ट्रेंड है जो आपने देखा होगा, ये पुराना ट्रेंड है लेकिन अब ये हाईलाइट हो रहा है कि बहुत सारे बिल्डर अब रियल एस्टेट में जो कमर्शियल स्पेस बनाते हैं उसको बेचते नहीं है, वो रेंटल यील्ड में रखते हैं, क्योंकि उनकी बैलेंस शीट में एक सर्टेन इनकम दिखे कि इतनी इनकम फिक्स है। अच्छा, अदरवाइज वो प्री सेल्स करेंगे, फिर वो रियलाइज होगा, वो बैंक का लोन लेगा, तो उनकी बैलेंस शीट पढ़ने में समस्या आती है कि किसको रेवेन्यू माने किसको ना माने। तो एलएफ का हमेशा आप बैलेंस शीट देखेंगे तो उसमें एक सर्टेन पोर्शन रेंटल यील्ड का है जो फिक्स है, वो ग्रो ही करता रहता है। अब ये सारे बिल्डर को समझ में आ रहा है, क्योंकि मकान बनते हैं 10,000, दुकानें बनती हैं 500, तो उनको क्यों बेचे हम उनको खुद रेंट पे देंगे। सो दैट इज हैपनिंग। तो रियल एस्टेट एक्चुअली बहुत प्रॉमिसिंग सेक्टर है, जो आप कह रहे हो ना, बिल्कुल सही बात। मैं उसमें खाली एडअप कर रहा हूँ कि ये ट्रेंड में देख रहा हूँ, और ये जबरदस्त सेक्टर होने वाला है। और तीसरा लास्टली सेक्टर मेरे हिसाब से ये कि इतना जो M2 मनी पूरी दुनिया में भरी पड़ी है वो पैसा कहीं ना कहीं पार्क हो रहा है, और वो रियल एस्टेट में हो रहा है। बड़े फार्म हाउस,
मुंबई की पेरिफेरी में आप झड़ी लगी हुई फार्म हाउस थी, करजत में, अलीबाग में, पेंड में, लोनावाला, खंडावाला, आप देखिए सब ने फार्म हाउस खरीदने शुरू कर दिए, तो पैसा उधर भी पार्क हो रहा है। तो इसलिए मुझे लगता है रियल एस्टेट के आने वाले साल बहुत अच्छे हो सकते हैं। तो लेट्स सी क्या क्या इसमें होता नहीं होता है। तो अब सर, आप वो लास्ट ईयर का सेक्टर परफॉर्मेंस वाला स्लाइड डालेंगे तो हम समराइज कर देंगे। जी, एक क्वेश्चन मेरा और है सर, वो हाँ बताइए बताइए। हाँ, वो क्वेश्चन मेरा ये है कि हमने देखा कि 2025 कैलेंडर ईयर में इंडेक्स में तो बड़े वाले इंडेक्स में थोड़ा पैसा बना, लेकिन मिड और स्मॉल में उतना नहीं बना, और एसआईपी कंटिन्यू है। मेरा क्वेश्चन ये है कि ये साल भी अगर अगले 6 महीने मतलब जून तक अगर रिटर्न नहीं बनता है तो क्या रिटेल इन्वेस्टर थोड़ा घबराएगा? देखिए, मेरा मानना है कि जब तक उसकी 3 साल की रिटर्न में एक नेगेटिव नहीं आती है, जब तक वो ये नहीं करेगा, क्योंकि वो एक बात है। लमसम इन्वेस्टर की बात अलग है, मगर एसआईपी में जो करता है ना, वो 3 साल का जो रिटर्न उसको मिलता है। सेकेंड चीज ये है कि ये एसआईपी का एक पूरा एक नई सोच से शुरू हुआ है। तो अनलाइक अ लमसम इन्वेस्टर, एक एसआईपी इन्वेस्टर महीने में कट रहा है उसके बैंक अकाउंट से जा रहा है ना, तो वो जनरली उसको एक लॉन्ग टर्म फ्यूचर प्लानिंग के लिए रख रहा है। तो उधर में उतना एक हॉट बटन का एक्शन जो आपको डू इट योरसेल्फ एसआईपी में दिख रहा है, मगर म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर के थ्रू एडवाइज्ड एसआईपी में वो उतना नहीं दिख रहा है। क्लियरली वो डिफरेंस दिख रहा है। तो डू इट योरसेल्फ पे क्या करते हैं, 2 साल का 1 साल का एसआईपी लगाते हैं, फिर लगता है 6 महीने में अच्छा नहीं किया तो निकाल देते हैं, या बहुत ज्यादा प्रॉफिट हो गया तभी निकाल देते हैं। तो ये एसआईपी स्टॉपेज रेशियोज डीआईवाई में बहुत ज्यादा होता है, मगर उसका शेयर एज अ प्रोपोर्शन ऑफ द टोटल अभी भी कम है। तो मेरा यही मानना है कि ये मिड एंड स्मॉल कैप की एसआईपी की बात कर रहे हैं आप, 3 साल में अगर उसका नेगेटिव दिखा तो शायद कुछ डिस्ट्रीब्यूटर्स को उधर गाइडेंस देना पड़ेगा, दिखाना पड़ेगा, अगर क्योंकि वहां पे तो। बट आप देखेंगे तो मेरे ख्याल में बहुत से एमएफडीज ने भी लास्ट ईयर मैंने देखा कि फ्लेक्सी कैप वाज द बिगेस्ट सेल्स। तो फ्लेक्सी कैप में उनको उतना नेगेटिव असर नहीं है, क्योंकि ज्यादातर लार्ज कैप ओरिएंटेड ही फ्लेक्सी कैप को चला रहे हैं फंड मैनेजर्स। ओके, तो वो एक प्रोटेक्शन से आ रहा है। मगर फ्लेक्सी कैप में एडवांटेज क्या है कि जब हवा बदलती है तो आसानी से वो अपना स्मॉल एंड मिड कैप शेयर इसलिए बढ़ा सकते हैं विदाउट टेकिंग फ्रेश मनी फ्रॉम पीपल। एग्जिस्टिंग एलोकेशन में ही वो बढ़ सकता है। तो वो एक, मैं कहूंगा एक तरह से स्मार्ट डिसीजन मेकिंग लास्ट ईयर म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम ने किया कि ज्यादा उन्होंने फोकस फ्लेक्सी कैप के ऊपर करा दिया। यानी वो डिसीजन के लार्ज मिड और स्मॉल उन्होंने अपने हाथ से पावर ऑफ अटर्नी दे दिया फंड मैनेजर को कि आप जो सही समझे वो कर दीजिए। और तो ये एक प्रोटेक्शन वाली बात है। तो मैं देख रहा हूं कि वो चीज भी है। मगर प्योर मिड कैप फंड और स्मॉल कैप फंड की जो एसआईपी है उसमें मेरे लिए 3 साल तक वो मोहलत देंगे, उसके बाद शायद सोच लेंगे कि ये सही है कि गलत। बट वो अभी अगले 6 महीने में उतना खराब नहीं होगा कि 3 साल का एसआईपी खराब हो जाएगा, ये मुझे नहीं लगता है, अनलेस एक सीवियर अंडर परफॉर्मेंस आता है उस क्षेत्र में, इन स्मॉल कैप के क्षेत्र में। ओके, करेक्ट सर। अब ये समराइज करिए सर। जैसे मैंने कहा, मेटल के बारे में मैं कुछ नहीं कहूंगा, आप सर्वेंद्र और टेक्निकल एनालिस्ट के ऊपर डिपेंड कीजिए। ऑटो का साल अच्छा रहेगा, लास्ट ईयर का 20% मत एक्सपेक्ट कीजिए, एक डिसेंट 12 to 15% लगेगा। पीएससी बैंकिंग्स का मुझे लग रहा है कि ये 14.5-15% तो लग ही जाएगा, आ जाएगा, कोई फिक्र नहीं है। तो लास्ट ईयर का गुड परफॉर्मर इस ईयर का भी रहेगा। ऑयल एंड गैस अगेन मैं वायदा लेता हूँ, मैं नहीं कुछ कहूंगा। कंज्यूमर का डेफिनेटली आपको इतना खराब नहीं होगा 0.8 से, डेफिनेटली। बिकॉज कंज्यूमर में मिक्स होता है ना, एक एफएमसीजी होता है जो कंज्यूमर गुड्स है, और डिस्क्रिशनरी होती है। तो एफएमसीजी में 5 to 7% ही रिटर्न मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ, मगर डिस्क्रिशनरी में 15 to 20% एक्सपेक्ट कर रहा हूँ। तो ओवरऑल आपको एक 12 to 15% इस कंज्यूमर सेगमेंट से मिल सकता है। दोनों को मिलाकर कह रहा हूँ, खाली डिस्क्रिप्शन अलग देखे तो यू कैन गेट 15 to 20% दिस ईयर, राइट। उसके बाद कैपिटल गुड्स का डेफिनेटली मैं रिवाइवल देख रहा हूँ, तो इट विल बी डेफिनेटली डबल डिजिट एक्सपेक्टेशन दिस ईयर कैपिटल गुड्स सेगमेंट का।
एफएमसीजी का मैंने कहा इट बी 5 to 7%, राइट। ये एचसी क्या है पता नहीं, क्या बीएससी एचसी कुछ टाइप हो गया पता नहीं। फिर पावर का आई थिंक दैट इट शुड स्टार्ट द सिक्लिकल रिकवरी इस साल शुरू होगी, मगर यहाँ 2 ईयर का आउटलुक रखे, 1 साल का ना रखे, क्योंकि सिक्लिकल में वो टाइम लगता है उसमें होने में। और आईटी का आईटी के बाद ही नहीं किया सेक्टर। Despite this 12% negative, still 14% positive from the lows. या एंड वो लास्ट 3 मंथ्स का इसका रिकवरी हुआ है। देखिए आईटी में क्या है ना, देखिए मैं देख रहा हूँ कि टर्न अराउंड हुआ है, मगर क्या वो बेस्ट परफॉर्मिंग सेक्टर ऑफ नेक्स्ट ईयर होगी, मुश्किल है। आई डोंट थिंक इट विल बी द बेस्ट परफॉर्मिंग, बिकॉज डेफिनेटली रिकवर होगा इन लोस से। यू वोंट हैव अनदर 12% नेगेटिव ईयर फॉर आईटी डेफिनेटली। बट क्या है कि अभी इस क्वार्टर के अर्निंग्स ना, 2 चीजें उसमें, डेफिनेटली अर्निंग्स ब्रॉड बेस्ड अच्छा दिखेंगे बिकॉज ऑफ रुपी डिप्रिसिएशन का इम्पैक्ट, मगर कंपनी स्पेसिफिक होगा, क्योंकि कोई कंपनी ने बहुत ओवर स्मार्टली जाके हेड्स किया अपने अर्निंग्स को, वो बेनिफिट भी नहीं आएगा। तो इसलिए इस कंपनी का अर्निंग्स को स्टडी करना पड़ेगा। सेकंड, मैंने देख रहा हूं कि एआई का एक मसल बिल्ड करना शुरू कर दिया है, either थ्रू एक्विजिशन और थ्रू इन्वेस्टमेंट और थ्रू टाई अप्स, सभी आपने देखा है। तो उसका ये साल इन्वेस्टिंग का साल होगा। उनके ईपीएस ग्रोथ में वो एआई का रिजल्ट नहीं दिखेगा, मगर इस साल वो इनिशिएटिव्स को शुरू करेंगे, तो वो एक बात है। सेकंड, इस साल की रुपी की आउटलुक क्या होगी, वो भी आईटी सेक्टर के फ्यूचर के ऊपर हावी बढ़ता है। वो अभी बहुत जल्दी है कहना, राइट नाउ टू से कि कैसा डेवलपमेंट होगा। अभी ये वेनेजुएला की बात हुई, ये हुई, क्रूड का क्या चलता है, ये भी एक है। एफआईएस की ज्यादा बिकवाली चली तो अगेन डिप्रिसिएशन ज्यादा हो सकता है। तो अभी करेंसी को थोड़ा वेट करके, तो आईटी में कहूंगा कि डेफिनेटली इट इज नॉट गोइंग टू रिपीट लास्ट ईयर्स अंडर परफॉर्मेंस, वो तो श्योर है, मगर इट मे नॉट बी द आउट परफॉर्मिंग सेक्टर दिस ईयर, बिकॉज देयर आर चॉइसेस इन फ्रंट ऑफ फंड मैनेजर, कहां पे जीएसटी का डायरेक्ट इंपैक्ट दिख रहा है, प्राइवेट कैपेक्स का डायरेक्ट इंपैक्ट दिख रहा है, बैंकिंग का डायरेक्ट इंपैक्ट दिख रहा है। तो वो चुनने में दे वुड रादर चूज द मोर प्रॉमिसिंग सेक्टर देन गो टू समथिंग वेयर इट इज नॉट श्योर। तो फंड फ्लो टू आईटी, डोमेस्टिक फंड मैनेजर्स विल स्टिल बी कॉशियस। तो एफआईएस वापस आएंगे, देन आई सी आईटी बाउंसिंग बैक, बिकॉज एफआईएस के लिए 2 चीज थे। एक, पैसिव एफआईएस के लिए 11% तो आईटी का शेयर है इंडेक्स में, एमएससीआई इंडिया इंडेक्स में, तो उसका बाइंग ऑटोमेटिकली उसका आके सपोर्ट करेगा। सेकंड बात है कि उनके लिए ये हेज है, क्योंकि इंडिया में डाल रहे हैं, रुपी वीकनिंग का उनका रिस्क है, मगर आईटी कंपनी में वो बेनिफिट है, तो वो कॉम्पेंसेट हो जाता है। तो एफआईएस के लिए आईटी इसलिए पसंद है कि वो इमर्जिंग मार्केट की करेंसी रिस्क को हेज कर लेते हैं थ्रू आईटी। तो इसीलिए जब एफआईएस की वापसी होगी तब आईटी थोड़ी तेजी पकड़ेगी। बट वो कब होगा, वो ट्रेड डील, जो बहुत बड़ा शब्द हमने इस्तेमाल नहीं किया इस शो में, जो हाथी है, तो वो हाथी को इग्नोर करके हमने बात कर लिया है, मगर वो is also an impact for FI की रिटर्न। और फाइनली रियलिटी तो डिटेल में हमने डिस्कस कर लिया। तो सर इसमें मैं ऑयल एंड गैस में एक बात रखना चाह रहा हूँ कि ऑयल एंड गैस एक ऐसी कमोडिटी है जो पिछले 15-20 साल की लोएस्ट परफॉर्मर है। सबसे खराब प्रदर्शन ऑयल एंड गैस का है। केवल वो एक कोविड टाइम में एक ब्लिप आया था, अदरवाइज अगर आप देखें तो अंडर परफॉर्मर है ये अगेंस्ट ऑल कमोडिटीज। और ये एक ऐसी कमोडिटी जहां पे प्रोड्यूसर तय करता है कि किस भाव पे बिकेगी, डिमांड से कोई मतलब ही नहीं इसका, दे डिसाइड, पॉलिटिकल कमोडिटी है ये। अब यहाँ पे क्या है, वेनेजुएला में ऑयल पे कब्जा कर लिया यूएस ने। उसका इंटेंशन यही था कि वो पूरा शेवरॉन के थ्रू हम मैनेज करें, शेवरॉन वहाँ मैनेज करती है पीडीवीएसए के थ्रू। तो पीडीवीएसए शेवरॉन मिलकर यूएस के लिए काम करेंगे, तो ऑयल पे कंट्रोल एक और बढ़ गया यूएस का, प्राइस राइज करने नहीं देंगे वो। लेकिन 6 जनवरी को इसकी मीटिंग है ओपेक की, तो वो लोग कुछ ना कुछ डिसाइड करें, क्योंकि 50 देशों की इकोनॉमी ऑयल पे चलती है और $60 पे वो सस्टेन नहीं कर सकते। उनके लिए इम्पॉसिबल कि वो अपनी इकोनॉमी को $60 पे रन करें। तो भले ही कितना यूएस कंट्रोल करे, ऑयल में एक मतलब सरप्राइज फैक्टर हमेशा लगा रहेगा। तो ये भले ये $50 $60 पे रहे, लेकिन ये रिस्क हमेशा आपको दिखाएगा कि यार कभी भी कुछ गड़बड़ कर सकता है ऑयल वाला। तो ऑयल पे ये ध्यान रखिएगा, क्योंकि ये सेलर्स की नहीं, ये पॉलिटिकल कमोडिटी है और इसको प्रोड्यूसर तय करता है कि मैं किस भाव पे बेचूंगा।
आपकी बाइंग। और मैं उसमें कहूँ कि प्रोड्यूसर भी उतना नहीं डिसाइड करता है, ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया डिसाइड करता है, क्योंकि वो क्या है कि वो एक्साइज ड्यूटी को ऑल्टर करके उसके प्रॉफिट को जो करेगा, तो ये गवर्नमेंट डिसाइड करेगा, नॉट इवन द प्रोड्यूसर। सीरियसली, मतलब इसमें आपका कुछ चल नहीं सकता, तो ये होगा। लेकिन सर आप मुझे एकदम लास्ट में ये बताइए, एक मिनट, ऑयल में एक चीज है जो बजट में खबर है, हाँ, मगर मेरे ख्याल में नहीं होगा, मैंने खबर है तो मैं टेबल पे रखना चाहता हूँ कि क्या वो पेट्रोल को जीएसटी के अंदर लाएंगे। वो एक बहुत बड़ा इम्पैक्ट है, इसलिए वो बहुत रिस्क है, क्योंकि वो क्या होता है, गवर्नमेंट के लिए रेवेन्यू लॉस होता है, क्योंकि ये स्टेट के साथ शेयरिंग का रेशियो की बात है ना, इसलिए वो उसको नहीं ला रहे हैं उधर, और स्टेट्स को सेपरेटली कॉम्पनसेट कर रहे हैं वो ऑन दी एक्साइज ड्यूटी कलेक्टेड ऑन ऑयल एंड पेट्रोल। और स्टेट्स की मांग है कि आपको जीएसटी के अंदर लाओ उसको, मगर उससे होगा कि वो ऑटोमेटिकली जीएसटी का शेयरिंग रेशियो में चला जाएगा स्टेट्स को, और सेंटर के हाथ में कम पड़ जाएंगे। तो ये एक बजट में कुछ खबर मैंने सुना कि कुछ लोग कह रहे हैं कि बजट में लेगा, मेरे ख्याल में नहीं लेगी गवर्नमेंट, बिकॉज इस साल जीएसटी के कारण उनकी फिजिकल सिचुएशन के बारे में बजट में ही पता चलेगा कि क्या हुआ है एक्चुअली। तो अब नेक्स्ट ईयर के लिए क्या उनकी नॉमिनल जीडीपी एज इट इज 9 के नीचे आ रही है, तो उनका रेवेन्यू कलेक्शन सब 9% से लेस में जाएगा। ऑन टॉप ऑफ इट जीएसटी कलेक्शन जितनी उम्मीद है उतनी नहीं बढ़े, तो उनके लिए खर्चा के लिए पैसा कम होगा। तो बहुत ये क्रिटिकल बजट है उस तरह से, तो वो एक चीज है मेरे मन में कि शायद उसको नहीं अभी टच करेंगे टू ब्रिंग पेट्रोल अंडर द जीएसटी। सर इसमें क्या है ना, सेंट्रल गवर्नमेंट कहती है, करंट गवर्नमेंट, कि ये राज्य वाले मानते नहीं, हम तो लाना चाहते हैं, ये इनकी स्टेटेड पोजीशन है। अरे भाई सब राज्यों में तो आपकी सरकार है, अब कौन मना करेगा? हर स्टेट में आपकी गवर्नमेंट लेके आओ ना, तो ये बहाना भी अब चलेगा नहीं, इनको कुछ ना कुछ करना वो भी पड़ेगा। है। और सेकंड इज जीएसटी काउंसिल में भी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स सभी स्टेट्स के होते हैं, सीएम्स। हाँ, तो वो डिसीजन मेकिंग काउंसिल भी मोर डेमोक्रेटिक होता है, स्टेट्स का भी वेटेज है उधर। लेकिन तो कुछ है इसमें, है कुछ दाल में काला है। पूरी काउंसिल तो उन्हीं की स्टेट, उन्हीं की रूल्ड पार्टीज है, तो मना कौन कर रहा है? इंटरेस्टिंग बात ये है। महाराष्ट्र सबसे बड़ा राज्य है फाइनेंस के हिसाब से, वहां भी आपकी सरकार है, तुम कौन मना करेगा? अब तो आपको ले आना चाहिए। एनीवे, खैर सर एक चीज बताइए, क्या बजट में ये पॉसिबल है कि लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स में कोई रिजिक करें, क्योंकि बहुत फायदा तो हो नहीं रहा सरकार को इससे? नहीं, देखिए मैं कह रहा हूँ ना, अगले साल के लिए ये जीएसटी कट और इनकम टैक्स कट का असर कैसे हुआ है देखकर उनको, मेरे ख्याल में अभी कैपिटल मार्केट डज नॉट वोट। Capital market participants sit in AC rooms and buy stocks and stocks. They don't stand in the dhoop to sit and vote for the government. So वो फिर भी कंज्यूमर के हाथ में, मिडिल क्लास जो करते हैं उनके हाथ में पैसा देने की कोशिश करेगी। ये कैपिटल मार्केट क्या है, टॉप 1% और टॉप 10% ऑफ द कंट्री उसमें पार्टिसिपेट कर रही है। पेनिट्रेशन इतना ही है, डीमैट अकाउंट्स 12 करोड़ है और म्यूचुअल फंड फोलियो 6 करोड़ से कम है। तो कौन सा ये लोग जाके उनको सपोर्ट करने वाले थे आके उनके ऊपर कुछ करें? तो ये एक रेवेन्यू का मामला है, और इनफैक्ट वो रेवेन्यू बढ़ाने की कोशिश करेगी, शायद ओल्ड टैक्स जिनको पूरा हटा देगी। हाँ, वो तो बाय डिफॉल्ट हटेगा ही। सर एक लास्ट क्वेश्चन, अब वो एकदम ऐसे ही, पहले मैं ग्राफिक हटा दूं, उसका ग्राफिक से कोई लेना देना नहीं, आप मुझे ऐसे ही समझाइए। इस साल सोना, इक्विटी या रियल एस्टेट, सबसे ज्यादा पैसा कहाँ बनेगा अगर किसी को डालना है तो? रियल एस्टेट में, नॉट थ्रू स्टॉक मार्केट ना, डायरेक्ट रियल एस्टेट। स्टॉक मार्केट के थ्रू नहीं, रीट ले सकते हैं उसमें, रीट फ्लैट का नहीं तो छोड़िए, फिर डायरेक्ट रियल एस्टेट, डायरेक्ट गोल्ड और डायरेक्ट इक्विटी। gold and silver will give you, ये बेटर रिटर्न के लिए 33 कर दें। नहीं, देखिए रियल एस्टेट में आप एक साल के लिए थोड़ी निवेश करते हैं ना, एक साल में थोड़ी खरीद के बेचते हैं ना। नहीं, 26 में हम डालेंगे। हाँ, 26 में हम निवेश करेंगे, 2-3 साल निवेश करेंगे। तो देखिए मेरे ख्याल में ये 33 is perhaps correct, because मैं इस साल भी गोल्ड एंड सिल्वर का डबल डिजिट रिटर्न एक्सपेक्ट कर रहा हूँ, और इक्विटीज का भी डबल डिजिट एक्सपेक्ट कर रहा हूँ।
तो ये दो आगे पीछे हो सकते हैं, ये 15 दे सकता है, वो 16 दे सकता है, या वो 16 देंगे 15 दे सकता है, बट दोनों डबल डिजिट देंगे। और रियल एस्टेट के बारे में इट्स जैसे मैंने कहा, रियलिटी स्टॉक्स अच्छी करेंगे, तो रियलिटी स्टॉक्स में आप निवेश करेंगे तो सबसे ज्यादा पैसा वहां पर बनेगा। दैट्स गुड आइडिया कि रियल एस्टेट वाला भी इधर लगा, तो मतलब 66 और 33 हो गया। यस, ओके, दैट्स बेटर आइडिया कि भाई रियल एस्टेट को भी इसमें डाल लो, इक्विटी के थ्रू प्ले करो। तो 66-67% आपको इधर डालना और 33% आपको प्रेशियस मेटल में निवेश करना चाहिए, तो एक बढ़िया निवेश आपका हो सकता है। थैंक यू सो मच सर, बहुत मजा आया, बहुत डिस्कशन हम लोगों ने किए। और अगले हफ्ते फुल हफ्ता होगा जब मार्केट में सारी दुनिया के लोग छुट्टी से लौट आए होंगे, सारे बाजार खुले होंगे और एफआईआईज अपने नए एलोकेशंस की प्लान बना चुके होंगे, तो वो और सब पहला अर्निंग्स भी सामने आया होगा 11 तारीख को ना, अगला संडे। तो 10 तारीख को कोई कंपनी की अर्निंग्स तो आएगी। एक आध कोई छोटी मोटी कंपनी आ जाती है, तो कहते हैं मुहूर्त हो सकता है। टीसीएस और इन्फोसिस थोड़े डिले करते हैं, थोड़े डिले करते हैं। पहले 10 तारीख को आ रहा था, याद है, बहुत साल से का तो 10 तारीख में तय था, मगर अब उन्होंने थोड़ा डिले करना शुरू कर दिया। कई बार टीसीएस पहले ले आता है तो उस पर नजर रहेगी। तो नेक्स्ट वीक से मार्केट बहुत कुछ क्लियरली बताना शुरू करेगा। अब सब कुछ छुट्टियां खत्म, फुल फ्लेजेड मार्केट और अर्निंग का सीजन पूरा चलेगा। फिर उसी बीच हम लोग बजट की बातें करने लगेंगे, क्योंकि सब कुछ इसी महीने में देखने को मिलेगा। थैंक यू सो मच सर, काफी इंटरेस्टिंग चर्चा रही। उम्मीद करते हैं लोगों को काफी पसंद आएगी। इस शो को आप यहाँ भी देखिए और सुनील सर के चैनल में भी देखिए। दोनों चैनलों को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करिए, क्योंकि बहुत मेहनत से आपके लिए ये पूरा शो बनाया जाता है, तो इतना एक्सपेक्टेशन हम आपसे जरूर रखते हैं। थैंक यू सो मच सर। थैंक यू।